हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एफआईआर और उसकी एविडेंटरी वैल्यू। सीआरपीसी में क्वेश्चन आता है एफआईआर, एक्सप्लेन व्हाट इज़ एफआईआर एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एफआईआर और एक्सप्लेन इट्स एविडेंटरी वैल्यू। ठीक है, तो आज मैं आपको समझाता हूँ कि उसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा और कैसे आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? स्टेट द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड एग्जामिन द प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एफआईआर, व्हाट इज इट्स एविडेंटरी वैल्यू। तीन है। पहले तो आपको एफआईआर क्या है मतलब वो बताना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसीजर क्या है एफआईआर रिकॉर्डिंग करने के लिए वो बताना पड़ेगा, और लास्ट में उसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है उसको आपको वो बताना पड़ेगा। ठीक है, वन बाय वन हम एक स्लाइड से डिस्कस करेंगे। चलो, तो पहले तो मीनिंग ऑफ एफआईआर। The term first information report has not been defined in the Code of Criminal Procedure Code. Rather, the term has not been used explicit in Section 207, which requires the magistrate to furnish the accused a copy of the first information report recorded under Section 154(1) of the Code. The report first recorded by the police relating the commission of a cognizable case is the first information report giving information on the cognizable offense। मतलब इसका क्या मतलब है? देखो, एफआईआर का मेंशन कहाँ भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं है, एक्सेप्ट सेक्शन 207 में बोलता है सीआरपीसी की। क्या बोलता है कि मैजिस्ट्रेट ने बोला है कि एफआईआर की जो कॉपी है टू फर्निश, उधर ही आप एफआईआर का रेफरेंस मिलता है, क्योंकि उधर बोला गया है कि टू फर्निश टू द एक्यूज अ कॉपी ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154(1) ऑफ द कोड। ठीक है, इधर ही आपको ये डेफिनेशन मतलब इधर ही उसका मतलब मेंशन मिलेगा, इस सेक्शन 207 में ही उसका मेंशन मिलेगा। हालांकि कॉन्क्रीट डेफिनेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया नहीं गया है। ठीक है, इट्स रिलेटेड टू कॉग्निजेबल क्राइम। ठीक है, इसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, इट में बी डिफाइंड एज फॉलोज। क्या है? इट इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू पुलिस ऑफिसर। किसको दिया है इन्फॉर्मेशन? पुलिस ऑफिसर को। कौन से इन्फॉर्मेशन दिया है? इट इज़ रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस रेप, डेकर्टी, किडनैपिंग, स्टीलिंग, वो सब है। ठीक है, क्या है उसका डेफिनेशन? इट इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू पुलिस ऑफिसर एंड दैट इंफॉर्मेशन इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस and it is reported for the first point of time, and last if the victim of the cognizable offense or someone on his behalf gives information and lodges a complaint with the police। ये सब हम बोल सकते हैं कि वो एफआईआर माना जाएगा। ठीक है, और इसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। ये एफआईआर के बेसिस पे क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। समझ में आ गया? तो ये 4 पॉइंट आप लिख लो आंसर में, तो इम्पोर्टेंट है इसका। और इट इज डिफाइंड एज फॉलोज, इट में भी डिफाइंड एज फॉलोज, एफआईआर में भी डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, अभी मैं कैसे रिमेंबर करना है इसके लिए वो आगे स्लाइड्स दिए। देखो, फर्स्ट क्या है? इट इज़ अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन टू पुलिस ऑफिसर। अग्निपथ में बोला है, अग्निपथ मूवी देखी आपने? वो पुलिस स्टेशन में जाता है अमिताभ बच्चन, विजय, तो बोलता है पुलिस ऑफिसर बोलता है क्या है नाम है, तो बोलता है विजय दीनानाथ चौहान। तो इट इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर। काम क्या करते हो? काम क्या करते हो? तो बोलता है कुछ भी बोलता है, हम बोलेंगे कि काम करता है मर्डर करता है, किडनैपिंग करता हूँ, फाइटिंग करता हूँ। ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट हो गए। देखो, पहला क्या है? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, और दूसरा पॉइंट बोला है कि इट रिलेट्स टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो विजय साहब क्या करते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं, काम क्या करते हैं? मर्डर वगैरह। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार ही पुलिस स्टेशन आके उन्होंने बहुत सारा शाइनिंग मार के चले गए, आप ऐसा बोल सकते हो। तो इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम। और लास्ट में क्या है? ये अजय देवगन साहब है और उसकी ये लड़की है, उनकी ये क्या है? लड़की है। दृश्यम 2 में आपने देखा होगा, ये लड़की है। तो उसके खिलाफ ये लड़की कंप्लेंट देना चाहती है, लेकिन वो दे नहीं पाती, तो ऑन बिहाफ ऑफ हर अजय देवगन इज़ गिविंग द कंप्लेंट। ठीक है, 4 पॉइंट्स कवर हो गए। First point, it is a piece of information given to the police officer. It is the information related to the cognizable offense. Third, it is the information related for the first time, first point of time. और लास्ट क्या है? एन इन्फॉर्मेशन बाय कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम, और कौन भी दे सकता है। ठीक है, समझ में आ गया डेफिनेशन। अभी एफआईआर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है?
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफआईआर इज़ टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। ये आप आंसर में लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा आपका इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं होगा। तो इट इज़ सेट दैट एफआईआर इज सेट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइलिंग एफआईआर इज टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन एंड इनेबल ऑफिसर टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसके भी वेरियस ऑब्जेक्टिव्स है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? एफआईआर रजिस्टर करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के जो रक्षक माने जाते हैं, उनको पता चले कि भाई मैंने एफआईआर रजिस्टर किया था। ठीक है। टू इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीस एंड सेफ्टी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द ऑफेंस रिपोर्टेड एट द पुलिस स्टेशन। पता चले कि मैंने पुलिस स्टेशन में ये किया है, रजिस्टर किया है। उसके बाद जुडिशरी को पता चले। ठीक है। टू नेम टू द जुडिशियल एंड जुडिशियल ऑफिसर बिफोर होम द केस हैज़ टू बी अल्टीमेटली ट्राइड। आखिरकार किसके पास जाएगा? जुडिशरी के पास। तो उनको भी पता चले अबाउट द फैक्ट्स एंड सिनेरियो विच केम आउट आफ्टर द इमीडिएट ऑकरेंस ऑफ टाइम। ठीक है। उनको पता चले, इसके लिए भी वो एफआईआर का ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट में क्या है? टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द एक्यूज्ड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट एडिशंस और वेरिएशंस। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कोई तो किडनैप करने की धमकी दे रहा है, तो खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी मैं एफआईआर का यूज़ ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है। 3 इधर समझ में आ गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीएसपी, उसको इन्फॉर्म करना। उसके बाद जुडिशियल ऑफिसर को भी पता चले जब कोर्ट केस में आएगा उसके खिलाफ। और लास्ट में खुद को प्रोटेक्ट करना, टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द एक्यूज्ड। ठीक है। तो इधर फिर से मैंने दिया है, देखो किसको इन्फॉर्म करेंगे? आईएएस आईपीएस को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? उनको क्या बताओगे? और सेफगार्ड द एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और जुडिशरी को भी आप क्या करोगे? बताओ। आईएएस आईपीएस। ठीक है। और आपको खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए बताओगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। पहले तो मीनिंग मैंने डिफाइन कर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिया। अब है उसके एसेंशियल कंडीशन। एफआईआर करने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशन होने चाहिए। तो ये जो एफआईआर के लिए एसेंशियल कंडीशन है वो मोनी मोहन वर्सेस एम्परर एक केस था, मोनी मोहन वर्सेस एम्परर। इट वाज डिसाइडेड दैट द एसेंशियल कंडीशन ऑफ एफआईआर आर, पहली तो इट इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे फर्स्ट स्लाइड में बताया था। तो उसके बाद इट शुड बी राइटिंग, एंड इफ़ इट इज़ इन राइटिंग एंड दैट शुड बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग बाय द कंसर्न पुलिस ऑफिसर। समझ में आ गया? अगर कुछ वो ओरली बोल रही है तो ओरली बोल रहा है या इंसान वो ओरली देना चाहता है, तो पुलिस ऑफिसर का काम बढ़ेगा कि वो राइटिंग में वो खुद की डायरी में लिख ले। नेक्स्ट, द मेन एक्ट और क्राइम शुड बी कॉग्निजेबल इन नेचर, जिसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कॉग्निजेबल होनी चाहिए। ठीक है। एफआईआर मस्ट बी इन द नेचर ऑफ कंप्लेंट और एक्विजिशन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गेटिंग द लॉ इन मोशन। समझ में आ गया? तो एसेंशियल क्या है भाई? मोनी मोहन वर्सेस एम्परर के इसमें बोला गया है कि ये फॉलोइंग एसेंशियल है। पहले तो एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद वो राइटिंग में होनी चाहिए, और वो ओरली दे रही है तो वो पुलिस ऑफिसर को वो राइटिंग खुद में राइटिंग करके लिखना चाहिए। उसके बाद वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बोलना चाहिए वो क्राइम, तभी जाके एफआईआर वो का इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। ठीक है। मैंने इधर फोटो दिया है, देखो। एक तो क्या है? इट इज़ अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लव लेटर लिख रहे हो, सो क्या है? इट इज़ अ राइटिंग। और कौन सा राइटिंग लिख रहे हो? कि मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे इस ऐसा ऐसा मर्डर बिडर के बारे में लिख रहे हो। और उसके बाद क्या है? अगर आप ओरली पुलिस को बताते हो तो क्या होता है? पुलिस आपको आपका वो सब लिख लेता है और आपको एक कॉपी दे देता है। ठीक है। ये 3-4 पॉइंट जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए वो अभी हम नीचे आप स्लाइड से देख सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्लाइड से आप पूरा आंसर कैसे लिख पाओ, वो पॉइंट्स लिख पाओ, इसके लिए मैंने ये स्लाइड्स बनाए। ठीक है। 3 चीज़ हो गई, डेफिनेशन हो गया, ऐसे ऑब्जेक्टिव हो गए और एसेंशियल्स हो गए। समझ में आ गया? आपने ऊपर देखा होगा, बार बार वीडियो देखो, ऊपर समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव और एसेंशियल। ठीक है। आप भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव ऑफेंस अंडर सेक्शन 154। एफआईआर का प्रोसीजर का है। ठीक है। सिंस द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर 154 इज टर्म्ड एज एफआईआर, इट इज़ इंपॉर्टेंट नो द प्रोविजंस रिलेटिंग द प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो पहला प्रोसीजर क्या होता है? देखो, इफ़ द इन्फॉर्मेशन इज गिविंग ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, इट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग बाय द कंसर्न पुलिस ऑफिसर। रिड्यूस बाय राइटिंग बाय द कंसर्न। मैंने अभी बताया था ऊपर भी, ऑब्जेक्टिव एसेंशियल में भी। इट शुड बी देन बी रेड, it should then be read over to the informant and then signed by him।
द इन्फॉर्मेशन दस रिसीव्ड हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन अ बुक अथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द सेम। ये बुक में होनी चाहिए। पहला पॉइंट समझ में आ गया क्या है? इफ़ द इन्फॉर्मेशन, अगर वो राइटिंग में देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ओरल दे रहा है तो वो ऑफिसर क्या करेगा, खुद के राइटिंग में वो लिखेगा और उसका जो लिख के बाद में उसको पढ़ के सुनाएगा, जो भी इन्फॉर्मेंट, जो भी कंप्लेंट या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद एफआईआर फाइल कर रहा है। उसके बाद क्या होगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड है वो अपने खुद के डायरी में, जो स्टेशन डायरी बोलते हैं, उधर उसमें वो एंट्री करेगा, ठीक है। उसके बाद उसकी सिग्नेचर भी लेगा। नेक्स्ट, एक एफआईआर की कॉपी भी उसको देगा। देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। चार्ज नहीं कर सकता वो पुलिस ऑफिसर, वो आपको क्या देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एक एफआईआर की कॉपी दे देगा। आजकल तो ऑनलाइन कुछ जगह ऑनलाइन आप एफआईआर फाइल कर सकते हो, जैसे कि दिल्ली, पुणे, इस सिटीज़ में आप एफआईआर ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट तो हो गया। प्रोसीजर क्या है, अगर ओरली इन्फॉर्मेशन है तो मैंने बताया पुलिस ऑफिसर, उसके बाद एफआईआर की कॉपी देनी चाहिए। अगर कोई एफआईआर लिखने से मना करता है, इफ़ द ऑफिसर इंचार्ज रिफ्यूजेस टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को वो ऐसा बता सकता है, एक लेटर सेंड करके पुलिस बता सकता है। और एसपी क्या कर सकता है, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो खुद के बलबूते पे इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकता है, या सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बोल सकता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करो। समझ में आ गया? तीन ही पॉइंट है इसमें, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो उसमें प्रोसीजर क्या होगा कि भाई पहला तो ओरली होगा तो क्या होगा, या रिटर्न होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओरली होगा तो क्या होगा, कॉपी देना पड़ेगा। उसके बाद आपका एफआईआर कोई ले नहीं रहा तो आप क्या कर सकते हो, एसपी के पास अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। वेन हाँ, और लास्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, अगर कोई वुमन पर्सन ऑफेंसेस के बारे में बता रही है तो वो वुमन पर्सन ही, वुमन पुलिस ऑफिसर ही उसका एफआईआर दर्ज करेगी। समझ में आ गया? 4 पॉइंट्स है इसमें। व्हेन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द वुमन अगेंस्ट होम एनी ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन, उसके खिलाफ अगर सेक्शन 326A, 326B, 354, 354A, 354D, 376, 376A to 376E और 509 ऑफ आईपीसी, ये सब आईपीसी के है, इज एलाइज टू बी हैन कमिटेड और अटेम्प्टेड, सच स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड बाय वुमन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमन ऑफिसर। समझ में आ गया? ठीक है, इधर मैंने फ़ोटो दिया है। हेलो, तो सॉरी, तो मैंने अभी इधर देखा है ये 4 पॉइंट्स क्या है। ये एफआईआर क्या होना चाहिए, ओरली होना चाहिए तो लिख के देगा। उसके बाद एसपी को आप बता सकते हो, और उसके बाद वुमन ऑफिसर ही आपका एफआईआर दर्ज करेगी। नेक्स्ट है एफआईआर की कॉपी आपको मिलनी चाहिए। जैसे सिंघम साहब ने एफआईआर की कॉपी दे दी, फाड़ दी, फिर उसके बाद सिंघम साहब ने उसकी धुलाई कर दी। ये मैंने आपको फ़ोटो दी है कि ताकि आपको पॉइंट्स लिखने में आसानी आ जाए। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ कंसिडर्ड एंड एज एफआईआर। देखो, एफआईआर जो इन्फॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, और उसके बारे में इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द इन्फॉर्मेशन सेट आउट टू बी वेरी डिटेल। इन केस डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी माना जाएगा। उसके बाद इन्फॉर्मेशन एफआईआर कौन सा इज़ नॉट कंसिडर एन एफआईआर, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट कंसिडर एन एफआईआर, ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड आफ्टर कमिटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन उसको ऑथेंटिकेट नहीं माना जाएगा जब अगर उसने जो टेलीफोन करने वाला है उसने आपका नाम वगैरह वो सब नहीं बताया। लेकिन अगर उसने नाम वगैरह बताया तो वो ऑथेंटिक माना जाएगा, और स्टेशन एसएचओ या जो ऑफिसर है उसको रिटर्न में वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई असेंबली और मैसेज घेराव या कुछ जमाबंदी भीड़ इकट्ठा हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो भी एफआईआर नहीं माना जाएगा। अगर एफआईआर इनडेफिनेट, वेग और अनऑथोराइज्ड है तो वो भी एफआईआर नहीं माना जाएगा। जैसे कि बॉम्ब का बोलते हैं लेकिन बॉम्ब होता ही नहीं है, ठीक है, जो पटाखे वाला सुतली बॉम्ब भी होता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो 4 पॉइंट्स का है कि पहले इन्वेस्टिगेशन से पहले एफआईआर होनी चाहिए, उसके इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन से पहले होनी चाहिए, तभी वो एफआईआर मानी जाएगी। उसके बाद टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन नहीं मानी जाएगी, एक्सेप्शन मानी जाएगी अगर वो एसएचओ को इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। भीड़ के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी, इन्फॉर्मेशन असेंबलेज ऑफ सम पर्सनस। उसके बाद इनडेफिनेट, वेग एंड अनऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन भी इन्फॉर्मेशन मानी नहीं जाएगी। तो इधर मैंने फ़ोटो दी है। पहले देखो इन्वेस्टिगेशन, मैंने बोला था इफ़ द आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन है स्टार्टेड वो एफआईआर नहीं माना जाएगा। खबरी लाल आपको पता होगा, तिरंगा मूवी में वो टेलीफोनिक देता है तो उसकी भी एफआईआर नहीं मानी जाएगी। वेनेसडे मूवी, वो बोलता है सब बार बार बॉम्ब है लेकिन नहीं है, इनएडुकेट अनऑथराइज इन्फॉर्मेशन। उसके बाद भीड़ मूवी में आपने देखा होगा असेंबली, अपने ऊपर क्या बोला है,
इंफॉर्मेशन ऑफ मेयर असेंबली ऑफ सम पर्सन वुड नॉट बी एन FIR। ठीक है, एविडेंटरी वैल्यू ऑफ FIR क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है एविडेंटरी वैल्यू ऑफ FIR क्या है। एविडेंटरी वैल्यू ऑफ FIR में आपने को 4-5 है। FIR इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, दैट इज इट कैनॉट बी कंसिडर एविडेंस फैक्ट्स देयरइन, हाउएवर FIR कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग पर्पसेस। इस बारे में सेक्शन 157 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन 153 ऑफ एविडेंस एक्ट, उसके बाद सेक्शन 21 ऑफ एविडेंस एक्ट, उसके बाद FIR सेक्शन 32 ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन उस एविडेंस एक्ट। तो इन सब के केसेस में उसकी वैल्यू मानी जाती है। FIR कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। तो 157 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या बोलता है, कोरॉबरेट एंड इन्फॉर्मेट एंड विटनेस, जो इन्फॉर्मेशन विटनेस ने दी है उसको सब्सटेंटिएट करने, वो सही है कि नहीं करना है, दैट इज कॉरेक्ट कोरॉबरेट। उसके बाद टू कॉन्ट्राडिक्ट एन इन्फरेंस, सेक्शन 145 क्या बोलता है, इट कैन बी यूज टू कॉन्ट्राडिक्ट एन इन्फॉर्मेंट विटनेस, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है इन्फॉर्मेंट विटनेस को, तभी आप FIR 145 पर बोल सकते हो। उसके बाद टू इम्पीच द क्रेडिट ऑफ द मेकर, जो सेक्शन 155(3) में बोला गया है एविडेंस एक्ट के, तो उसके लिए भी FIR की वैल्यू हो जाती है। उसके बाद एक्यूज कैन गिव एन एडमिशन अगेंस्ट हिम, तो वो सेक्शन 21 में बोला गया है, तभी भी FIR की इन्फॉर्मेशन वैल्यू हो जाएगी। और लास्ट में डाइंग डिक्लेरेशन, जब हमने सबने सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ा था, तो उस केसेस में भी FIR की वैल्यू हो जाती है, सब एविडेंटरी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पोस्टर्स दिए हैं, पहले तो देखो और ये सेक्शन सब समझो। सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट फॉर कोरॉबरेशन ऑफ ए विटनेस, उसके बाद 145 ऑफ द इन्फॉर्मेंट। 145 में क्या बोला गया है, इट कैन बी यूज टू कॉन्ट्राडिक्ट एन इन्फॉर्मेंट विटनेस, अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी है इन्फॉर्मर में तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी दिया जा सकता है एविडेंस वैल्यू। इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस, वो कौन से सेक्शन में दिया गया है, वो कौन से सेक्शन में दिया है, 155 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद खुद के लिए एडमिशन गिल्ट मानने के लिए भी सेक्शन 21 ने बोला गया है। सेक्शन 21 में क्या बोला गया है, एन एक्यूज कैन गिव एडमिशन अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ खुद के खिलाफ एडमिशन देने के लिए भी वो माना जाएगा सेक्शन 21 में। और लास्ट है डाइंग डिक्लेरेशन में भी माना जाएगा। ठीक, अभी नेक्स्ट हो गया डिले इन फाइलिंग FIR, तो जस्टिस है, आप एक पढ़ लेना, अगर डिले हो जाता है किसी कारण तो वो डिले नहीं माना जाएगा, अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है FIR डिले फाइल नहीं करने के लिए तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। या आप पढ़ लेना बाद में पॉज करके, तो समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन FIR एंड कंप्लेंट। FIR एंड कंप्लेंट में क्या क्या डिफरेंट है, देखो पहले तो FIR नॉट डिफाइंड है, इसमें डिफाइंड है 2D में ऑफ एलिगेशन। कंप्लेंट डिफाइंड है, FIR इज लॉज पुलिस ऑफिसर के पास लॉज होता है, ये मजिस्ट्रेट के पास लॉज होता है। उसके बाद FIR जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है, ये नॉन कॉग्निजेबल दोनों में होता है। उसके बाद FIR की क्या है, कैन नॉट टेक कॉग्निज ऑफ एन ऑफेंस, कैन टेक कॉग्निज ऑफ ऑफेंस अपॉन प्राइवेट कंप्लेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट ए सब्सटेंट पीस ऑफ एविडेंस, कंप्लेंट इज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। उसके बाद FIR लॉन्च विद द पुलिस स्टेशन कैन नॉट बी विड्रॉन, ये इधर विड्रॉन कंप्लेंट विड्रॉन हो सकता है सेक्शन 257 में। और नेक्स्ट है इन्फॉर्मर जो है वो ओथ नहीं लिएगा तो भी चलेगा, लेकिन कंप्लेनेंट को ओथ लेना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास। नेक्स्ट है अगर इन्फॉर्मेशन ने कुछ मैसेज दिया है तो वो जो उसने इन्फॉर्मेशन दिया है उसके खिलाफ ही वो एक्विजिशन नहीं हो सकता। उसके खिलाफ अगर वो गलत हो गया, इन्फॉर्मर ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है गलत हो गया, तो उसके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते। लेकिन द कंप्लेनेंट इज लायबल फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इफ द कंप्लेंट इज फाउंड टू बी फॉल्स। एक बाय एक दिया है मैंने, देखो डेफिनेशन बोला है मैंने, डेफिनेशन FIR का दिया है नहीं दिया है, इसमें दिया है। उसके बाद पुलिस स्टेशन के पास, थानेदार के पास आप FIR लॉन्च करोगे, कंप्लेंट किसके पास लॉन्च करोगे, मजिस्ट्रेट के पास। कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही FIR लॉन्च होता है, और कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में कंप्लेंट फाइल होता है। FIR इज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, लेकिन कंप्लेंट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। सॉरी, FIR इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बट कंप्लेंट इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। उसके बाद FIR कैन नॉट बी विड्रॉन, अगर एक बार FIR रजिस्टर हो गया तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन कंप्लेंट कैन बी विड्रॉन अंडर सेक्शन 257, जो 257 में बोला गया है। नेक्स्ट है टेक एन ओथ, मतलब जो इन्फॉर्मेंट है उसको ओथ लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अजय देवगन सबको ओथ लेने की ज़रूरत नहीं है, इधर भी ओथ ले लिए तो बाद में वो मुँह फेर सकते हैं। लेकिन कोर्ट में क्या हो सकता है, कंप्लेनेंट को क्या है, इट शुड बी टेक, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। ठीक है, और लास्ट में क्या है, द इन्फॉर्मेशन अगर उसकी गलत, इन्फॉर्मर जैसे कि गोमकेश बख्शी साहब ने कुछ इन्फॉर्मेशन देगी थी और वो गलत होगी, तो FIR के कारण वो पुलिस उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती। ठीक है, समझ में आ गया। और उसके केस में कंप्लेंट, हाँ, और लेकिन कंप्लेनेंट के केस में क्या होगा कि उसको प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। ठीक है,
आई होप फ्रेंड्स यू एन्जॉयड द वॉचिंग द वीडियो। आप ये वीडियो बार बार देख के, ये आंसर सबसे इम्पोर्टेंट आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है। तो आप ये स्लाइड शो से या पॉज करके उसके कंटेंट्स भी पढ़ लो, और कैसे रिमेंबर करना है इसके लिए मैंने स्लाइड्स भी दे दिए हैं। तो आप वो बार बार देख के ये आंसर आपका अच्छी तरह से लिख लो, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।